स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग स्पेस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो 7/6/22 को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का हो क्या रहा है, क्योंकि लॉन्च तक में काफ़ी हो हल्ला था, उसके बाद एक दो इमेज आया, ये वाला इमेज आया, उसके बाद सब शांत हो गया। हो रहा था कि फाइनल कैलिब्रेशन किया जा रहा था, फाइनल फाइन ट्यूनिंग जो किया जा रहा था। तो फाइनल ट्यूनिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब जो लॉन्च प्रोवाइडर्स हैं, मतलब नासा का एक डिवीजन है जिसका काम है हम लॉन्च करके तैयार करके आपको दे देंगे, उनका काम अब खत्म हुआ। उन्होंने लॉन्च कर दिया था, टेस्ट कर लिया, सारा चीज़ को कैलिब्रेट करनी है, अब वो साइंस टीम को दे दिया जाएगा। अब इससे पहले तक मतलब समझिए फिजिक्स वाला टीम, मेंटेनेंस वाला टीम काम कर रहा था, अब उनको दे दिया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा। और अब साइंस फेज स्टार्ट होगा। मतलब अभी से पहले तक सिर्फ मिशन स्टार्ट हो रहा था, अब साइंस फेज स्टार्ट हो, यानी कि अब इसको बाहर पब्लिकली एक्सपोज किया जाएगा। तो अब मेन काम होगा, एस्ट्रोनॉमर्स लोग कंपीट करेंगे ऑब्जर्वेशन टाइम के लिए, यानी कि ये किस जगह पे देखता है, क्या देखता है, किसको स्टडी करता है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन टाइम होता है। और वो ऑब्जर्वेशन टाइम स्लॉट दिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी में ये लोग का ये डिमांड है, इस पे फोकस किया जाएगा, उसका पूरा अलग पॉलिटिक्स है। और ये समझिए कि पब्लिक के लिए अब मतलब जितना भी रिसर्च किया जाएगा वो पेपर पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा। तो 12 जुलाई, यानी कि अगर आप लकी हैं तो जिस टाइम ये वीडियो हो चुका होगा, आपके पास ये फीड में आना शुरू हो गया होगा कि पहली बार इससे कलर फोटो जो निकाला जाएगा वो दिया जाएगा पब्लिक को। क्योंकि अभी ये समझिए कि हम लोग इंफ्रारेड कैलिब्रेशन हो चुका है कि ये स्पिट्जर टेलीस्कोप का था, देख सकते हैं किस तरह का स्प्लॉची आता था, वही लोकेशन को फोकस किया गया है वेब से। तो आप देख सकते हैं डिटेल में कितना ज़्यादा अंतर है, कारण वही है, बड़ा गिलास का वही अंतर होता है कि एंगुलर रेजोल्यूशन बहुत अच्छा इसका आ रहा है। तो यही समझिए जेम्स वेब अब फाइनली उस जगह पे है कि कुछ दिन में धीरे धीरे उसका पब्लिक यूज स्टार्ट होगा, यानी कि औजार का काम हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, फाइन ट्यूनिंग हो गई, और अब हैंड ओवर एस्ट्रोनॉमर्स को कर दिया जाएगा। और अगर सब चीज़ सही रहा तो जिसकी वीडियो से पहले या इस वीडियो के देखने के बाद आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, ये सबके फोटोज, कलर फोटो आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। अब बात करते हैं एफएए का डिले। अभी तो सबसे स्पाइसी टॉपिक यही है। तो हिसाब ये समझिए कि एफएए का डिले हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो बात है, एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसके फॉर और बहुत ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट खड़े हैं, और दोनों के पास थोड़ा वैलिड रीज़न है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि ओ यही सही है या यही गलत है, थोड़ा सा बैलेंस है। तो इसीलिए एफएए बहुत थॉरली काम कर रहा है, एक एक चीज़ को डबल ट्रिपल चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये समझिए कि ये लोग इतना थॉरली कर रहे हैं, और अभी भी केस फाइल कर दिया गया है टेक्सास का गवर्नमेंट का डिविजन्स के ऊपर कि आप ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हैं, बार बार जब देखो तब वो कि वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, उसको जब देखो तब आप रोड क्लोजर कर दे रहे हैं। मतलब है बहुत सारा पेच है जिसको लोग अभी से ही ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एफएए शुरू से ही बहुत थॉरली काम कर रहा था, यानी कि एफएए को ऐसा पेपर वर्क बना के देना है कि अब उस पर आए तो एफएए की गलती नहीं होगी, उसके ऊपर आता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे चला जाएगा, भैया देखिए हमको जैसे काम करना चाहिए था हमने किया, हमें ये लगा, तो ये कर दिया। तो अभी साहब आ रहा है कि एफएए का फाइनल माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इन्वायरमेंटल रिव्यू हो गया है। डेटा उनको जितना करना था, जितने सब ऑर्गेनाइजेशन से बात करना, जितना अदर गवर्नमेंट डिवीजन से बात करना था, वो सारा काम हो गया है। अब उसको बस फाइनलाइज कर रहे हैं, और मतलब ये समझिए कि बेसिकली पेपर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कम लिया जितना, मतलब कि जैसे फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिपार्टमेंट हो गया, सबसे काम कर लिया गया। अब बस उसका फाइनल पैकेजिंग करके पब्लिश किया जाएगा रिजल्ट, और सब चीज़ सही रहा तो जून 13 के आसपास में ये हो जाएगा। तो फाइनली ये स्टार बेस फुल स्पीड पे लॉन्च कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल जगह बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और लॉन्चिंग का काम फ्रॉड में किया जाएगा। तो ये एफएए का डिले है। थैंकफुली अगर सब चीज़ सही रहा तो अबरी बार हो ही जाएगा। देखिए आने वाले टाइम में, या जिस टाइम ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम देखिएगा। ये हुआ सेकंड। थर्ड न्यूज़ आता है कि नासा कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ पे ये समझिए कि बोइंग के बारे में हम लोगों ने बताया था कि बोइंग लॉन्च हुआ था, और सेकंड उतना अच्छा नहीं गया जितना होना चाहिए। सेफ था, सब चीज़ सही सलामत हुआ, लेकिन एक होता है ना कि एक बम बम, और एक होता है सही में इसमें तुम्हारा ये बिगड़ रहा है, इसमें तुम्हारा वो बिगड़ रहा है, तुम्हारा थ्रस्ट मतलब समझिए थ्रस्टर्स फेल हो जा रहे हैं, तुम्हारा कूलिंग सिस्टम फेल हो जा रहा है, तुम्हारा डॉकिंग रिंग ठीक से नहीं निकल रहा है। तो बात था कि बोइंग उस टाइम तो हो लगे वी वेट 15/10 ऐसा करके परफॉर्मेंस हुआ, नासा भी ठीक ठाक है। लेकिन बात है नासा प्यार से, मतलब 2 ही 3 दिन पहले समझिए, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले कि भैया ना हो पावे, तो नासा सीधा बुक कर रहा है 5 मोर मिशन ड्रैगन के लिए, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल के लिए 5 और मिशन बुक किए जा रहे हैं, यानी कि 2028 तक ये बुक हो चुका है। और ये जो 5 है, ये 5 एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मिशन है, यानी कि आप समझिए कि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए एक रिक्वायरमेंट था कि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम इतने तक के लिए बुक करना ही है, तो वो तो बुक था। अब बात है इसके ऊपर ऐड किया जा रहा है स्पेसएक्स के साथ। तो हिसाब ये समझिए कि ये शुद्ध भाषा में अगर कहें कि बोइंग तारे से ना हो पावे, ये शुद्ध भाषा में यही बोला जा रहा है कि बोइंग तुमसे नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड मिशन बहुत अच्छा होना चाहिए था, और लेकिन उसमें इतने सारे सब फॉल्ट आ गए कि उसमें अब हो गया नासा को भैया शायद तुमसे ना हो पावे। और
हिसाब ये आ रहा है कि नासा क्रू सेफ्टी के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। और सटली अगर कहें तो उनका जो पेपर वर्क है उसमें एक है कि अगर आपके पास प्रपोजल है तो हम उसे देख सकते हैं। मतलब घुमा फिरा के सियारा नेवाडा के पास ही इकलौता ऐसा चीज़ है जो ऑलमोस्ट रेडी होने पे है। उनका टारगेट है 2026 तक में वो खुद ब खुद कर देंगे। अगर उसे नासा का पैसा मिले चाहे ना मिले, वो खुद ब खुद कर देंगे। तो हो सकता है कि 2020 अगर उनको पैसा दिया जाए तो 2024 तक में रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो पीछे चल रहा है लेकिन उनका सारा चीज़ थॉरली हो रहा है। तो चांसेस है कि अगर नासा का बजट मिले तो मे बी वो बहुत जल्दी उसको मतलब 2023 2024 तक में उसको ला पाएँ। तो नासा मतलब थोड़ा-सा फैला दिया कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो आ जाओ, और बोइंग को प्यार से बताइए तारे से ना हो पावे और स्टारशिप पे वापस घूम फिर के ये आप समझ लिए ड्रैगन पे घूम फिर के गए, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बात समझना ज़रूरी है। ये अच्छी बात नहीं है कि घूम फिर के अमेरिका जैसी कंट्री के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये नहीं अच्छी बात है। ये इसी ऑप्शन से बचने के लिए 2 को किया जा रहा था डेवलप, और ये बोइंग इतनी बुरी तरह से फेल हो रहा है कि ये बहुत गड़बड़ बात है। तो ये हो गया, नासा कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर दिया गया, 5 और बुक कर लिया। तो बोइंग देखिए कि अब कैसे सुधारता है अपने आप को। अब बात करते हैं रॉकेट लैब के पास एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मिशन आ रहा है कि रॉकेट लैब मून तक पे जा रहा है, और यहाँ पे ये समझिए कैपस्टोन मिशन को लॉन्च कर रहा है। तो कैपस्टोन मिशन थोड़ा तिगड़म वाला मिशन है, क्योंकि ये समझिए कि अभी तक गेटवे का जो टारगेट है कि गेटवे को हम ऐसे ऑर्बिट पर रखेंगे और टेस्ट करेंगे, वो अभी तक किसी और मतलब सैटेलाइट ने किया नहीं है। और मून का चूंकि साइज बहुत छोटा है तो उसका ग्रेविटेशनल स्मूथनेस बहुत खराब है। यानी जितना बड़ा प्लेनेट होता है उतना ग्रेविटेशनली स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर मून देखें, मून छोटा है तो उसका ग्रेविटी बड़ा बम्पी है। तो मतलब होता है कि अगर आप ऑर्बिट रखते हैं उस पर, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, उसको आपको बार-बार करेक्शन करना पड़ता है, बहुत लंबा नहीं टिक पाता है। और ये मतलब जो स्पेस स्टेशन डालना चाहते हैं, लूनर स्पेस स्टेशन, उसको ऐसा जगह पे रखना चाहते हैं कि वो 24/7 धरती से कांटेक्ट में रहे। तो उसके लिए खास तौर का ऑर्बिट उन्होंने डिजाइन किया है। अब बात है, उन्होंने सोच लिया, मैथमेटिक्स किया, कंप्यूटर में सब चीज़ आ गया, लेकिन एक होता है ना टेस्ट करके देखो कि एक्चुअली होता है कि नहीं। तो ये कैपस्टोन का काम, मेन काम वही है कि ये 6 महीना तक उस ऑर्बिट पर रहेगा और सारा टेस्टिंग होगा। अब बात कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है कि मतलब मून तक भेजने के लिए, हाँ एकदम छोटा है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट से सिर्फ लोअर ऑर्बिट पे जाएगा, फिर किक स्टेज का इस्तेमाल करके ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर करेगा। यानी कि और लोअर ऑर्बिट पे गया, उसके बाद उसे पुश करेगा, पुश किया, फिर पुश किया, फिर पुश किया, ऐसे ऐसे करते 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 लंबा लंबा करते करते वो चला जाएगा। ऐसे ही पीएसएलवी, जब आप देखें पीएसएलवी मून का मिशन या मार्स का मिशन कैसे कर लेता है, वो यही है। बस ये सब मिशन बहुत अच्छा है जिस चीज़ में आपका कोई भी कंज्यूमेबल नहीं है, यानी कि जैसे इंसान ना हो या कोई ऐसा प्रोपेलेंट ना हो कि ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रख सकते उसे टंकी में, तो वो सब के लिए ये नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो स्टेबल है लॉन्ग टर्म तक, तो आप कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि कुछ महीना खा जाता चांद जाने पे, जबकि सैटर्न 5 को सिर्फ 3 दिन लगा था। तो इसलिए समझ लीजिए कि इस छोटे रॉकेट से आप दूर जा सकते हैं, बस टाइम बहुत खपत होगा। और ये ऑर्बिट के बारे में बहुत सारी चीज़ इनको टेस्ट करना है। सबसे पहला बात कि क्या ये ऑर्बिट रह सकता है सही से, मतलब एक होता है ना हमने कंप्यूटर में कर लिया, लेकिन होता है रियल वर्ल्ड में करके देखो, तो ये टेस्टिंग करेगा। और इसमें एक और सब सिस्टम डाला गया है कि ये लूनर रिकॉग्निशन जो सैटेलाइट है वहाँ पे ऑलरेडी, उसका इस्तेमाल करके अपना पोजीशन चेक करता रहेगा। धरती से बार बार पोजीशन नहीं चेक करेगा, लूनर में चेक करेगा, क्योंकि एंड में जैसे जैसे लूनर कॉलोनी डेवलप की जाएगी, हिसाब बना कि वहाँ पर लूनर के बेसिस पे आपको रिलाई करना, ना कि धरती से सिग्नल मांग मांग के चेक करो कि भैया तुम्हारा लोकेशन क्या है। तो उसका भी एक डेमो है ये। और ये इसका जो मेन है धरती से कि हर समय 24/7/365, या मतलब इनका कहना है कि 6 महीने में पता चल ही जाएगा कि वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, स्टेबल है, यानी कितना प्रोपेलेंट खपत होता है, ये सब चीज़ टेस्टिंग हो जाएगा। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मिशन है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के लिए, और रॉकेट लैब इससे बहुत हाई प्रोफाइल बन जाएगा। और ये समझिए ये लोग तो इलेक्ट्रॉन से कर ले रहे हैं, अगर उनका न्यूट्रॉन सक्सेसफुल हो जाता है तब तो गर्दे उड़ा देंगे। ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात है। अब बात करते हैं, नासा एक थोड़ा लंबा गैम्बल खेल रहा है। लंबा गैम्बल है स्पेस बेस्ड सोलर पावर पे फिर से ध्यान दिया जा रहा है। बोले फिर से, वो समझिए 1970 में ध्यान दे रहे थे। बात है 1970 में हुआ क्या था, हुआ था ऑयल एम्बार्गो, और नासा उस टाइम काफी खुश था स्पेस शटल से। मतलब स्पेस शटल आया था, लेकिन एक होता ना कि आया है थोड़ा सा दिक्कत, और आप तो आप मन में सोचते हो कि अच्छा थोड़ा हाथ पैर मारेंगे ये ठीक हो जाएगा, बम बम हो जाएगा, आप मतलब उसका सपने देख रहे थे। तो उस टाइम नासा का था कि इससे हम क्या कर सकते हैं। ऑयल एम्बार्गो के कारण यूएसए की बैंड बज गई, तो हो गया कि क्यों ना स्पेस से एनर्जी निकाला जाए, क्योंकि साइंस एकदम सही है। साइंस इसका मतलब समझिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स बोलता है ये किया जा सकता है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। तो होता है कि उस टाइम शटल था, शटल का सपना था कि ये मतलब हर कुछ हफ्ते में लॉन्च किया जाए, मतलब एटलीस्ट 1 वीक में लॉन्च है, मतलब साल भर में 50 लॉन्च कर सकेगा, प्लस वो काफी बड़ा कैपेसिटी भी ले जा सकता था, 20 टन तक ले जा सकता था। तो उसके बेसिस पे मतलब मैथमेटिशियंस बैठ के, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैठ के काफी सारा अर्ली मैथमेटिक्स किया गया, और इसको बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि ऑयल एम्बार्गो खत्म हो गया और शटल के हकीकत सब समझ में आई, तो वो सपने भी टूट गए। लेकिन बात होता है कि अब दोबारा ये सपने जग रहे हैं। ऐसा क्यों? बात है कि अब
मतलब ये सीधा था कि उनको उस टाइम भी समझ में आ गया था जब तक कोई रॉकेट नहीं जो 50 टन से ऊपर नहीं जाता और बहुत सस्ता ना हो तब तक उसके बारे में नहीं सोचना है और रीयूजेबल होना चाहिए। ऐसा कौन रॉकेट अभी मार्केट में आ रहा है, अभी थोड़ा गाड़ी दूर है लेकिन आ रहा है, वो है स्टारशिप। और स्टारशिप अगर सक्सेसफुल, मतलब 50 टन क्यों बोल रहा हूँ, बात है कि क्लेम स्पेसएक्स किया था 150 टन, धीरे धीरे घटते घटते वो 100 हो गया। चांसेस है कि जब तक फुल फाइनल सब चीज़ करेंगे तो वो और घट सकता है। तो लेकिन अगर वो 50 पहुंच जाता है तब भी वो सुपर हैवी लिफ्ट कैटेगरी में आ जाता है। 50 टन अगर वो सही में डिलीवर कर पाता है और सस्ते दाम पे, यानी कि उनको ये नहीं चाहिए कि आप 100 टन डिलीवर करो अब अगले महीना लॉन्च करो, वो नहीं चाहिए उनको। हाँ, मतलब साल में 12 लॉन्च नहीं चाहिए, उनके लिए ज़्यादा होगा हर हफ्ते, मतलब यानी साल भर में 50 लॉन्च हो ज़्यादा बेटर है, सिर्फ 50 टन हो तो भी उनका काम हो सकता है। तो अभी के हालात में बात है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस थोड़ा सीरियस है और अब सब लोग उसमें एल्बो ग्रीस डाल रहे हैं कि भैया थोड़ा मेहनत करके इसे सुधारना है। तो ऑप्शंस बहुत सारे नहीं है हमारे पास, मतलब सही तौर पे ठंडे दिमाग से बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मतलब बहुत सारा लो क्वालिटी ऑप्शन है जिसको जोड़ जाड़ के आप जुगाड़ करना, जैसे कि मैं बोलता हूँ सोलर को जोड़िए, विंड को जोड़िए, जियोथर्मल को जोड़िए, हाइड्रो को जोड़िए और उसमें बायोगैस को जोड़िए, बायोमास को जोड़िए, तब जाके होगा। तो या तो शांति से स्पेस सोलर कर दीजिए। तो हिसाब ये है कि नासा दोबारा इस पे संपोजिएशन कर रहा है, मतलब दोबारा लोगों को जोड़ रहा है, कलेक्शन कर रहा है। ये बैकग्राउंड वर्क है, ये मेन प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसका R&D अब स्टार्ट किया जाएगा, इस पे कलेक्शन किया जाएगा आइडियाज का। और इसमें मतलब समझ ये लंबा गैम्बल है, जो अगर मतलब इसका रिजल्ट अच्छा आता है, जो सिंपोजिएशन होगा, तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि समझिए जापान भी इसमें मेहनत कर रहा है, यूके भी मेहनत कर रहा है। क्योंकि ये अगर सही में हम लोग कर लेते हैं, जो कि फिजिक्स अलाउ करता है, क्योंकि अगर आप जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी नहीं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाते हैं तो 24/7/365 आपको सन मिल सकता है, यानी कि एक भी टाइम ऑफ नहीं हो, यानी कि बेस लोड पावर मिलेगा। और वहां पे ये फायदा रहता है कि अगर आप उतना दूर से भेज रहे हैं, एक दो साइड इफेक्ट है, यानी दूरी के कारण बीम स्प्लिट हो जाएगा, तो आपको किसी तरह से अच्छा हाई क्वालिटी का माइक्रोवेव लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कर लेते हैं, और चूंकि सोलर पैनल का इतना खपत होने लगा है, सोलर पैनल बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लगे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये सब करके संभव है, फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग के कुछ कुछ औजार भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पूरा एक डिजाइन जब फाइनलाइज किया जाए तभी पता चलेगा। और टारगेट होगा कि पहला तो ऑब्वियसली 1-2 मेगावाट से ही स्टार्ट किया जाएगा, गाड़ी खोला जाएगा, फिर बाद में होगा कि कई कई गीगावाट किया जा सके। जब ये गीगावाट में बात करने लगेंगे तब हाँ, तब ये दुनिया का मतलब एक काफी अच्छा बेस लोड कर सकते हैं। तो देखिए इस पे मतलब नासा दोबारा नजर डाल रहा है, 1970 में एक बार नजर डाला, 2022 में नजर डाल रहा है, देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, आप लोगों से शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।